अध्याय 12। दूसरों के गुणों से सबक लें। संसार में ऐसे बहुत से लोग हुए हैं जिनकी सकारात्मक सोच ने उन्हें बुलंदियों पर पहुंचा दिया। कुछ ऐसे भी थे जो बेहद गरीब थे या गरीब परिवार से थे, जिनके पास पेट भर खाने को भी न था, फिर भी उन्होंने ऐसे कार्य किए कि संसार में महान हो गए। लोग उनका सम्मान करने लगे। उनके गुणों से सबक लेकर आप भी कुछ ऐसा करिए कि लोग आपका उदाहरण दूसरों को दें। हर कोई आपकी महानता को स्वीकार करे। लिसोना नामक नगर में एक भोज दिया गया था। वहां नगर के अति प्रतिष्ठित व्यक्ति आए हुए थे। बातचीत के दौरान यूनान की पौराणिक कथाओं के चित्रों के संबंध में कुछ विवाद आरंभ हो गया। अतिथियों के बीच छिड़े विवाद से भोजन का मजा किरकिरा न हो जाए, इसलिए भोज देने वाले ने अपने एक नौकर को बुलाया और विवादास्पद चित्र के संबंध में समझाकर स्पष्टीकरण देने के लिए कहा। अतिथि इस बात से हैरान हुए कि एक नौकर भला क्या स्पष्टीकरण देगा, किंतु उस नौकर ने बहुत ही सरल और संक्षिप्त भाषा में आत्मविश्वास से सब कुछ समझा दिया। विवाद का तो अंत हो गया, किंतु उस गुलाम के ज्ञान से सभी आश्चर्यचकित रह गए। एक अतिथि ने बहुत आदरपूर्वक उससे पूछा, महोदय, आपने किस स्कूल में शिक्षा ग्रहण की है? वह युवा नौकर बोला, महाशय, मैंने कई स्कूलों में शिक्षा प्राप्त की है, किंतु विपत्ति के स्कूल में सबसे अधिक समय तक शिक्षा ग्रहण की है। आप उस नौजवान नौकर के उत्तर से अनुमान लगा सकते हैं कि उसने अपनी विपत्तियों से ही कितना लाभ उठाया। आपको आश्चर्य होगा कि भले ही वह उन दिनों एक सामान्य नौकर था, किंतु कुछ ही समय पश्चात सारे यूरोप में उसकी लेखनी की धूम मच गई। आज संसार का ऐसा कौन सा देश है जो क्रांतिकारी रूसो के ग्रंथों से परिचित न हो? जब हैलॉयड कॉरपोरेशन के प्रेसिडेंट जोसेफ विल्सन ने 914 कॉपीइंग मशीन को कंपनी जगत में लोकप्रिय बनाने की कोशिश की, तो किसी ने रुचि नहीं दिखाई। बहरहाल उनकी कंपनी और मैनेजमेंट टीम कोशिश करती रही। आज जेरॉक्स कॉरपोरेशन, हैलॉयड कॉरपोरेशन का बदला हुआ नाम, के पास मिलियनों डॉलर की संपत्ति है। विलियम कावेट 8 वर्ष तक हल चलाता रहा। वहां से भागकर वह लंदन आया। 9-10 माह तक वह कानूनी दस्तावेजों की नकल का काम करता रहा, फिर सेना में भर्ती हो गया। उन्हीं दिनों वह एक पुस्तकालय का सदस्य बना और वहां उसने प्रायः सारी अच्छी पुस्तकें पढ़ डाली। उसने लिखा है, जिन दिनों मुझे 6 पेंस प्रतिदिन की मजदूरी मिलती थी, उन दिनों मैंने व्याकरण पढ़ा। मेरी छोटी सी कोठरी का एक कोना मेरे अध्ययन का स्थल था। काम पर जाने का मेरा झोला मेरी पुस्तकें रखने की अलमारी था। जिस लकड़ी के तख्ते को अपने घुटनों पर रखकर मैं लिखता था, वो ही मेरी लिखने की मेज थी। 1 वर्ष में मैंने व्याकरण सीख लिया। प्रकाश के लिए मोमबत्ती या तेल खरीदने हेतु मेरे पास पैसे नहीं होते थे। सर्दी के दिनों में मैं अंधेरे में रहता था और आग के मंद टिमटिमाते प्रकाश में काम करता था। कागज और कलम आदि खरीदने के लिए मुझे अपनी रोटी के पैसों में से बचत करनी पड़ती थी, अर्थात मुझे आधे पेट भोजन करना पड़ता था। उसने आगे लिखा है, मुझे कभी भी ऐसा समय नहीं मिला जिसे मैं अपना कह पाता। 10-10 सैनिक इकट्ठे रहते थे। वे आपस में हंसते, मजाक करते, सीटियां बजाते और गप्पे हाँकते थे। मैं उसी शोरगुल में पड़ता था। उनकी स्वतंत्रता भंग करने का मुझे कोई अधिकार नहीं था। कलम और स्याही आदि पर मेरा एक फार्टिंग यानी पाई खर्च हो जाता था। क्या आप इसे साधारण बात समझते हैं? यह एक पाई, ओह, वह तो मेरे लिए एक बहुत बड़ी राशि थी। कावेट ने और भी आगे अपनी हृदय विदारक निर्धनता का खाका खींचा है। वह लिखता है, मेरा स्वास्थ्य बहुत अच्छा था। मैं खूब व्यायाम करता था, जिस कारण मुझे भूख भी अच्छी लगती थी। प्रत्येक सैनिक को प्रति सप्ताह जेब खर्च के लिए 2 पेंस मिलते थे।
मुझे याद है कि एक बार मैंने उन पेन्स में से आधा पैनी बचा ली और उसे संभालकर अपनी जेब में रख लिया। सोचा था कि प्रातःकाल एक मछली खरीदूंगा। मुझे जोर की भूख लगी थी। मैंने मछली खरीदने की सोचकर अपनी जेब में हाथ डाला तो वह खाली थी। पैनी गायब थी। भूख के मारे मेरी जान निकल रही थी और दिल बैठा जा रहा था। मेरे पास कोई उपाय न था। अंततः मैं अपने बिस्तर पर सिर रखकर एक असहाय बच्चे की तरह बिलख बिलख कर आंसू बहाता रहा। इतनी दयनीय स्थिति और कठिनाइयों का उपयोग ज्ञान प्राप्ति और असफलता के ध्येय को पूरा करने के लिए किया। वह आगे लिखता है, यदि ऐसी परिस्थितियों में भी मैं ऐसा काम कर सका तो संसार भर में क्या कोई ऐसा युवक है या हो सकता है जो इस प्रकार के कार्य न कर पाने का कोई बहाना ढूंढ सके। क्या आपने कावेट के गुणों से कोई सबक लिया है? थियोडोर पार्कर ने एक बार अपने पिता से कहा, पिताजी, क्या कल मुझे पूरे दिन की छुट्टी मिल सकेगी? निर्धन पिता को यह बात सुनकर आश्चर्य तो हुआ, क्योंकि काम बहुत पड़ा था, किंतु अपने छोटे से बच्चे की इच्छा को देखकर उसने उसे छुट्टी दे दी। क्या आप जानते हैं उस बच्चे ने छुट्टी पाकर क्या किया? वह अपने घर से 10 मील पैदल चलकर हार्वर्ड कॉलेज पहुंचा। वहां उसने कॉलेज की प्रवेश परीक्षा में भर्ती होने की इच्छा प्रकट की। 8-10 वर्ष की आयु से ही वह नियमपूर्वक स्कूल नहीं जा पाया था। सर्दी के दिनों में वह केवल 3 महीने स्कूल जा सकता था। वह अपना पाठ सदा हल चलाते समय या अन्य इसी प्रकार का कोई कार्य करते हुए याद किया करता था। इधर उधर से बचा हुआ समय वह अच्छे ग्रंथ पढ़ने में बिताता था। वह किताबें मांग मांग कर पढ़ता था, क्योंकि पैसे न होने के कारण वह उन्हें खरीद नहीं सकता था। एक बार तो उसे पुस्तक मांगने पर भी नहीं मिली। उसने बहुत प्रयत्न किया पर निष्फल रहा। उस पुस्तक की उसे बहुत अधिक आवश्यकता थी। अतः एक दिन वह सूर्योदय से बहुत पहले ही अपने बिस्तर से उठा। उसने जंगल में जाकर वृक्षों के बेर चुने, उन्हें थैले में भरा और बोस्टन के बाजार में बेच दिया। बेरों को बेचने से जो पैसे मिले उनसे उसने लैटिन भाषा का कोश खरीदा, क्योंकि उस कोश की उसे अत्यधिक आवश्यकता थी। उस दिन थियोडोर रात्रि में बहुत देर से घर लौटा। उसने अपनी सफलता की बात अपने पिता से कही तो पिता बोला, शाबाश बेटा, तुम्हारी लगन देखकर मुझे प्रसन्नता हो रही है, पर अफसोस इस बात का है कि मैं तुम्हारी पढ़ाई का खर्च उठाने में समर्थ नहीं हूँ। थियोडोर को पिता की बात पर कोई आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि वह घर की परिस्थितियों को समझता था। वह बोला, ठीक है पिताजी, आप चिंता न करें। मैं स्कूल में नहीं पढ़ेगा और घर पर रहकर ही पढ़ाई करूंगा तथा अंतिम परीक्षा में बैठकर डिग्री लेने का यत्न करूंगा। उस बालक ने ऐसा ही किया। वह घर पर रहकर ही पढ़ता रहा और हल भी चलाता रहा। वह अंतिम परीक्षा में बैठा और उसने डिग्री भी प्राप्त कर ली। यही थियोडोर आगे चलकर देश का एक लोकप्रिय नेता बना। उस निर्धन बालक के अद्वितीय श्रम और अध्यवसाय को देखकर भी कम सुविधा वाले विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण न कर सकें तो उन्हें लज्जित होना चाहिए। निठल्ले बैठे रहने और बहाने बनाने से कभी उन्नति नहीं हो सकती। जिन्हें जीवन में कुछ करना होता है, अभाव भी उनके मार्ग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं कर सकता। दृढ़ निश्चय के सम्मुख तो बड़े बड़े शिलाखंड भी चूर चूर हो जाते हैं। इंसान की प्रगति हमेशा इसलिए धीमी रही है क्योंकि लोग नए विचारों को स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। एक दिन सैन बर्नार्डिनो, कैलिफोर्निया में रे क्रॉक ने मैकडोनल्ड भाइयों का सफल हैमबर्गर स्टैंड देखा। उन्होंने वहीं यह फैसला कर लिया कि वे एक फास्ट फूड फ्रेंचाइजी बनाएंगे जिसके सभी फ्रेंचाइजी एक ही तरीके से काम करें। उस समय बहुत कम लोगों ने यह सोचा होगा कि यह अधेड़ मिल्कशेक सेल्समैन आगे चलकर एक विश्वव्यापी साम्राज्य स्थापित करेगा। जॉन एच जॉनसन एबोनी मैगजीन के संस्थापक हैं। जब उन्होंने अफ्रीकी अमेरिकनों के लिए रीडर्स डाइजेस्ट जैसी पत्रिका निकालने की बात सोची
तो बहुत से लोगों ने उन्हें ऐसा न करने की सलाह दी। वर्षों बाद ब्लैक एंटरप्राइज मैगजीन ने उनके प्रकाशन समूह को शीर्षस्थ अश्वेत स्वामित्व के कॉरपोरेशन का खिताब दिया। इन उपलब्धियों का जिक्र मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूं कि जो लोग अलग राह चुनते हैं उन्हें अपनी राह की बाधाओं का सामना करने और उनसे उबरने की तैयारी जरूर करनी चाहिए। प्रायः टालमेज युवकों से बात करते हुए उनसे पूछा करता था कि क्या बाधाएं तुम्हें रोकती हैं? क्या तुम्हें कठिनाइयों से भय लगता है? क्या तुम विपत्तियों से घबराते हो? क्या निर्धनता को अपनी राह की रुकावट समझते हो? ध्यानस्थ होकर एक बार सोचो, तुम आज उसी स्तर पर खड़े हो जिस स्तर पर सफलता पाने वाले सफल व्यक्ति खड़े हैं। उसने आगे कहा, आज मेरे इन शब्दों को ध्यान से सुनो और 30 वर्ष बाद इन पर विचार करना। तब तुम्हें पता चलेगा कि उस समय तुम्हारे देश में जो लखपति, धनाढ्य, प्रभावशाली वक्ता, प्रतिभा संपन्न कवि, लेखक, व्यापारी स्थिति में ही थे, वे तुम्हारे स्तर पर ही खड़े थे, 1 इंच भी ऊपर नीचे नहीं। समाज सेवी, राष्ट्रीय नेता और धार्मिक नेता होंगे। वे 30 वर्ष पूर्व तुम्हारे जैसी वे भी ऐसी ही कठिनतम परिस्थितियों में फंसे हुए थे। यदि तुम समझते हो कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है, कोई संपत्ति नहीं है, तो किसी पुस्तकालय में जाओ और मानव शरीर के संबंध में कुछ पुस्तकें निकालकर पढ़ो। उस प्रभु के बनाए हुए इस अद्भुत यंत्र अर्थात अपने शरीर के हाथों, पांवों, आंखों और कानों के बारे में सविस्तार से पढ़ो। उसके बाद किसी सर्जन के साथ मेडिकल कॉलेज में जाकर भी अपने भूलकर शरीर के भीतरी अंगों को देखो। उसके बाद कभी मुख से यह न निकालना कि तुम्हारे पास अपनी जीवन यात्रा आरंभ करने के लिए पूंजी का अभाव है। देखो, परमात्मा ने निर्धन से निर्धन युवक को भी प्रत्येक प्रकार से सुसज्जित करके इस संसार में भेजा है। तुम्हारे पास किस चीज की कमी है? प्रयत्न करो, परिश्रम करो और संसार में अपनी ज्योति फैलाओ। क्या तुम समझते हो कि अखबार बेचने का धंधा जीवन में सफलता और सम्मान पाने की कुछ अच्छी शुरुआत नहीं है? अखबार बेचकर पेट के लिए 2 वक्त की रोटी जुटाना कोई बड़ी बात नहीं है। अमेरिका का महान वैज्ञानिक टॉमस अल्वा एडिसन भी ग्रांड ट्रंक रेलवे स्टेशन पर अखबार बेचने का धंधा करता था। टॉमस उस समय केवल 15 वर्ष का बालक था। इस छोटी सी आयु में उसने रसायन शास्त्र का अध्ययन आरंभ कर दिया था। यह गर्व की बात है कि टॉमस एल्वा एडिसन सभी प्रतियोगिताओं में सदा प्रथम आता था। छोटी सी आयु में ही विज्ञान उसका प्रिय विषय बन चुका था। एक बार जब उससे उसकी सफलता का राज पूछा गया तो उसने बताया कि उसका ध्यान केवल अपने कार्य की ओर रहता है। 2 अज्ञात और अर्धशिक्षित व्यक्ति एक सस्ते से होटल में आकर टिक गए। वे अपने देश में फैली गुलामी की भयंकर बुराई को दूर करने का निश्चय कर चुके थे। एक ओर वे 2 साधनहीन व्यक्ति थे और दूसरी ओर वे धन संपन्न व्यापारी, बड़े बड़े नेता, राजनीतिज्ञ, विद्वान और धर्मोपदेशक जो गुलामी को बरकरार रखना चाहते थे। ऐसी स्थिति में सोचा भी नहीं जा सकता था कि वे 2 व्यक्ति सफल हो सकेंगे तथा राष्ट्र की रूढ़ियों का सामना कर सकेंगे। क्या आप कह सकते हैं कि उनकी सफलता के लिए कोई अवसर था? अवश्य था। उनका कार्य आदर्श से युक्त और सच्चा था। उनमें से एक का नाम बेंजामिन था। उसने ओहियो से द जीनियस ऑफ यूनिवर्सल लिबर्टी नामक पत्र निकाला। वह हर महीने इस पत्र की प्रतियां बांटने के लिए 20 मील का चक्कर काटता था। उसने अपने पत्र की प्रसार संख्या बढ़ाने के लिए पूरे 100 मील की पदयात्रा की। आप इन बातों से अनुमान लगा सकते हैं कि वह कितना असाधारण और परिश्रमी था। बेंजामिन ने विलियम गैरिसन को अपना सहयोगी बनाया और अपने कार्य का विस्तार किया। अभागे गुलामों की हृदय विदारक नीलामी के दृश्य, उन्हें बोरों की तरह जहाजों में लादकर बाहर भेजने के दृश्य अपने परिवार और बाल बच्चों से चुके थे। पृथक कर दिए जाने के दर्दनाक दृश्य उन दोनों के हृदय पर अमिट छाप डाल। गैरिसन भी गुलामों की पीड़ा से व्यथित था। उसके माता पिता बहुत गरीब
थे। इस कारण उसे स्कूल की शिक्षा भी पूरी नहीं मिली थी, किंतु गुलाम लोगों को दास्ता से मुक्त कराने के लिए उसने अपना जीवन अर्पण करने का निश्चय कर लिया था। अपने समाचार पत्र के प्रथम पेज पर सबसे ऊपर एक लेख लिखा, गुलामी से शीघ्र मुक्ति। उसका यह लेख पढ़कर वे लोग जो गुलामी और गुलामों को बरकरार रखना चाहते थे, बौखला उठे। वे उसे गालियां बकने लगे। उन्होंने चाल चलकर उसकी गिरफ्तारी का आदेश जारी करवा दिया। गैरिसन गिरफ्तार हो गया। यह समाचार उसके मित्र जॉन को ज्ञात हुआ। जॉन ने अपने एक धनी मित्र हेनरी को कहा कि वह जुर्माना अदा करके गैरिसन को मुक्त कराए। अंततः उसे 50 दिन के कारावास के दंड के पश्चात रिहा कर दिया गया। अपने स्वाधीन विचारों के कारण गैरिसन को जेल की यंत्रणा भुगतनी पड़ी। किंतु अपने लक्ष्य से वह विचलित नहीं हुआ। उसने अपना प्रयास जारी रखा। जिसके विरुद्ध एक पूरा बड़ा देश हो, बाद में सारा संसार उसकी प्रशंसा करे, यह उसके दृढ़ निश्चय और अदम्य साहस का ही परिचायक था। यदि आपने कुछ करने का दृढ़ निश्चय कर लिया है, तो यह दुनिया आपको रोक नहीं सकती, मार्ग में चाहे जितनी ही बाधाएं क्यों न आएं। ऐसे गुणी लोगों से आपको सबक लेना चाहिए। प्रसिद्ध वैज्ञानिक माइकल फैराडे जब बालक था तो वह लंदन की एक घुड़साल में रहता था। उन दिनों वह अखबार बेचा करता था। 7 वर्ष की आयु का हुआ तो वह जिल्दसाज की दुकान में काम करने लगा। एनसाइक्लोपीडिया नामक विश्वकोश की जिल्द बनाते समय उसकी दृष्टि विद्युत संबंधी एक लेख पर पड़ी। उसने उस लेख को कई बार पढ़ा, फिर उसने छोटी मोटी चीजें एकत्र कर प्रयोग करना आरंभ कर दिया। एक दिन एक ग्राहक ने उसे प्रयोग करते हुए देखा तो वह उस बालक की कारगुजारी से बहुत खुश हुआ। वह उसे अपने साथ सर हम्फ्री डेवी का भाषण सुनने के लिए ले गया। फैराडे ने सर हम्फ्री डेवी के भाषणों के नोट लिए और उन पर टिप्पणियां लिखीं और सर डेवी के पास भेज दीं। सर डेवी ने जब टिप्पणियों के वे नोट देखे तो उन्होंने उस बालक फैराडे बुलाकर अपने यहाँ यंत्रों को व्यवस्थित रूप से रखने के लिए नौकर रख लिया। डेवी महान विज्ञानवेत्ता थे। वह बालक बड़े ध्यान से उनको देखा करता था। धीरे धीरे वह विज्ञान में पारंगत होता चला गया। कुछ ही वर्षों के पश्चात उसी अनाथ और भाग्यहीन बालक को एक अत्यंत महत्वपूर्ण सभा में भाषण देने के लिए बुलाया गया और कुछ ही समय पश्चात उसे बुलविन की रॉयल अकादमी का अध्यापक नियुक्त किया गया। उसने विज्ञान जगत में अनेक कीर्तिमान स्थापित किए। क्या आप फैराडे के गुणों से सबक नहीं लेना चाहेंगे? महान मुक्केबाज मोहम्मद अली को कौन नहीं जानता। जब वह रिंग में जाता तो जोर जोर से चिल्लाता और कहता, मैं चैंपियन हूँ। जब भी वह रिंग से बाहर आता तो चैंपियन बनकर आता। यदि 1-2 अवसरों को छोड़ दें तो वह सदा विजेता ही रहा। वास्तव में उसे स्वयं पर और अपनी क्षमताओं पर पूर्ण विश्वास था कि वह अवश्य ही चैंपियन बनेगा। यही कारण है कि चैंपियन बनकर ही वह रिंग से बाहर आता था। इससे प्रतीत होता है कि विश्वास में अद्भुत शक्ति होती है। आप सफल होंगे या असफल, यह आपके विश्वास पर ही निर्भर करता है। किसी भी क्षेत्र में आप तब तक सफल नहीं हो सकेंगे जब तक कि आपको स्वयं पर विश्वास न हो। अपनी क्षमताओं पर विश्वास करने वाले का भाग्य ही साथ देता है। किक बॉक्सिंग चैंपियन टिम का कहना है कि अधिकतर लोग इसलिए असफल नहीं होते हैं कि उनके पास अपने लक्ष्य तक पहुंचने की प्रतिभा या कुशलता की कमी होती है, बल्कि इसलिए असफल होते हैं क्योंकि वे विश्वास नहीं कर पाते कि वे कहां तक पहुंच सकते हैं। जो अपने ऊपर विश्वास करते हैं उन्हें ही भाग्य का सहारा मिलता है। आपको अपने ऊपर विश्वास करना होगा कि आप अपना लक्ष्य प्राप्त करने में सक्षम हैं। जब आप विश्वास करते हैं और सोचते हैं कि मैं कर सकता हूं, तो आप अंतःप्रेरणा, वचनबद्धता, आत्मविश्वास, दृढ़ निश्चय और एकाग्रता को जागृत कर रहे होते हैं।
इसके विपरीत यदि आप सोचते हैं कि आप नहीं कर सकते तो आप भ्रम, भय, बेचैनी जैसे नकारात्मक मनोभावों के शिकंजे में फंस जाते हैं। फलतः आप उस कार्य के प्रति अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं। ऐसा प्रश्न बहुतों के द्वारा किया जाता है कि कैसे आत्मविश्वासी बना जाए या वे कौन से तत्व हैं जो किसी को आत्मविश्वासी बनाते हैं। इस प्रश्न का उत्तर बहुत सरल है। स्वयं की तैयारी ही आपको आत्मविश्वासी बनाती है। जब आप स्वयं को मानसिक और शारीरिक रूप से किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तैयार कर लेंगे, तब आपका आत्मविश्वास अपने आप बढ़ जाएगा और इसके बढ़ जाने पर आप निश्चित रूप से सफलता प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी कार्य प्रारंभ करने से पहले असुरक्षा और स्वयं पर आत्मविश्वास की भावना रहती है, लेकिन सफल होने के लिए इन भावनाओं को स्वयं पर हावी नहीं होने देना चाहिए। जब आपकी सोच, आपके विचार सकारात्मक होंगे तो आपके भीतर स्वयं ही आत्मविश्वास पैदा हो जाएगा। इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले आपको अपने आप पर विश्वास करना होगा। फिर इस संसार में कुछ भी संभव नहीं है के सूत्र को अपनाना होगा और अंततः आध्यात्मिक शक्ति पर विश्वास करना होगा। दूसरों के गुणों से सबक लेने से भी विश्वास में वृद्धि होती है। यह विश्वास सभी धार्मिक ग्रंथों एवं गुरुओं द्वारा दी गई शिक्षा का मूल है। जो इसे निष्ठा के साथ स्वीकार करते हैं और उस पर अमल करते हैं, उनके लिए यह उपयोगी सिद्ध होता है। यह एक ऐसा सत्य है जो हमारे किसी भी लक्ष्य से संबंधित हो सकता है। हमारा मस्तिष्क लक्ष्य की चाह रखने वाला अंग है, जिसमें सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही तरह के विश्वासों को सच में बदलने की क्षमता विद्यमान होती है। यद्यपि हमारा जीवन घटनाओं से परिपूर्ण होता है, इसके बावजूद हमारा मस्तिष्क वास्तव में यह सीखता है कि इच्छित ढंग से वह घटना घटती है या नहीं, और चूंकि हमारा मस्तिष्क जिसे स्वीकार करता है वह निश्चित रूप से घटित होता है, हम प्रायः ठीक वैसा ही प्राप्त करते हैं जैसा कि हम अनुमान लगाते हैं। इसलिए अपने मस्तिष्क में सकारात्मक अभिलाषा बनाए रखना महत्वपूर्ण है। वास्तव में यह दुनिया विश्वास करने वाले लोगों की है और केवल विश्वास करने वाले लोग ही सच्चे अर्थों में अर्जक होते हैं तथा वे ही इच्छित फल को प्राप्त करने में सफल होते हैं। जब आप स्वयं को मानसिक और शारीरिक रूप से किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तैयार कर लेंगे, तब आपका आत्मविश्वास अपने आप बढ़ जाएगा और इसके बढ़ जाने पर आप निश्चित रूप से सफलता प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी कार्य प्रारंभ करने से पहले असुरक्षा और स्वयं पर आत्मविश्वास की भावना रहती है, लेकिन सफल होने के लिए इन भावनाओं को स्वयं पर हावी नहीं होने देना चाहिए। जब आपकी सोच, आपके विचार सकारात्मक होंगे तो आपके भीतर स्वयं ही आत्मविश्वास पैदा हो जाएगा। इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले आपको अपने आप पर विश्वास करना होगा। फिर इस संसार में कुछ भी असंभव नहीं है के सूत्र को अपनाना होगा और अंततः आध्यात्मिक शक्ति पर विश्वास करना होगा। दूसरों के गुणों से सबक लेने से भी विश्वास में वृद्धि होती है। यह विश्वास सभी धार्मिक ग्रंथों एवं गुरुओं द्वारा दी गई शिक्षा का मूल है। जो इसे निष्ठा के साथ स्वीकार करते हैं और उस पर अमल करते हैं, उनके लिए यह उपयोगी सिद्ध होता है। यह एक ऐसा सत्य है जो हमारे किसी भी लक्ष्य से संबंधित हो सकता है। हमारा मस्तिष्क लक्ष्य की चाह रखने वाला अंग है, जिसमें सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही तरह के विश्वासों को सच में बदलने की क्षमता विद्यमान होती है। यद्यपि हमारा जीवन घटनाओं से परिपूर्ण होता है, इसके बावजूद हमारा मस्तिष्क वास्तव में यह सीखता है कि इच्छित ढंग से वह घटना घटती है या नहीं, और चूंकि हमारा मस्तिष्क जिसे स्वीकार करता है वह निश्चित रूप से घटित होता है, हम प्रायः ठीक वैसा ही प्राप्त करते हैं जैसा कि हम अनुमान लगाते हैं। इसलिए अपने मस्तिष्क में सकारात्मक अभिलाषा बनाए रखना महत्वपूर्ण है। वास्तव में यह दुनिया विश्वास करने वाले लोगों की है और केवल विश्वास करने वाले लोग ही सच्चे अर्थों में अर्जक होते हैं तथा वे ही इच्छित फल को प्राप्त करने में सफल होते हैं।